हम्म। गुड आफ्टरनून। शदाब, शदाब। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग ऐड हो। हम लोग पोलर फॉर्म पढ़ रहे थे ना। पोलर फॉर्म में हम लोग फर्स्ट टाइप का सारा सवाल डिस्कस कर लिए। हम लोग को सेकंड टाइप का सवाल डिस्कस करना है। पहले वाले टाइप में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। पहले वाले टाइप में कोई डाउट है, जल्दी से मैसेज करके पूछ लीजिए। पहले वाले टाइप में किसी को डाउट है तो जल्दी से मैसेज करके पूछिए, तब तक फटाफट और लोग ऐड हो जाएंगे। वन का वन, ठीक है। वन का वन, चलिए तो वन का वन देखते हैं तब तक। अच्छा, वन का वन ये कौन पूछ रहा है यार, इतना आसान क्वेश्चन। वन का वन आमरीन आपका क्वेश्चन है। वन का वन तो बहुत आसान है, यानी आप कल का क्लास लगता नहीं की थी। चलिए तब तक हम लोग वन का वन बनाते हैं, तब तक कुछ लोग और ऐड हो जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐड हो जाए तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। वन प्लस आई लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले देखो यहाँ पे ए बराबर वन है, बी आई के साथ कुछ नहीं है तो वन है। पहले मॉड जेड निकालते हैं, थोड़ा डिवीजन भी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, रूट टू आ गया। आपको tan अल्फा निकालना है। अल्फा हमेशा अक्यूट एंगल होगा, ये याद रखना है, अल्फा हमेशा अक्यूट होगा। बी बाई ए, जहां तक पॉसिबल है वहां तक अक्यूट निकालेंगे। और ए हमारा वन, वन बाई वन वन आएगा। अब बता दो वन हमारा कितना हो गया। वन हमारा हो गया पाई बाई फोर, क्योंकि टेन 45 डिग्री पर देता है वन। ये हम कल बता चुके हैं, 45 डिग्री को पाई बाई फोर बोलते हैं। तो अल्फा का वैल्यू हो गया पाई बाई फोर। अभी आप देखो ये दोनों प्लस में है तो लिखोगे जेड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है वो इक्वल होता है थीटा बराबर अल्फा। साउंड नहीं होना चाहिए, थीटा बराबर अल्फा। यहाँ पाई बाई फोर हो गया। अभी आप देखना जो थीटा वही अल्फा है, तो पोलर फॉर्म हमारा क्या था, सीधा था जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पर देखना आर का वैल्यू, मॉड जेड को ही आर बोलते हैं, तो मॉड जेड का वैल्यू हो गया रूट टू, कॉस का कॉस, और थीटा हमारा कितना निकल गया पाई बाई फोर।
प्लस आई साइन पाई बाई 4। ये हो गया इसका आंसर। आपको थोड़ा सा और रिवीजन करा दे हम, ये क्वाड्रेंट की अगर बात करें, सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेंट, और यहाँ पे अगर हम बात कर ले आर्गुमेंट की, तो याद रखना इसको थीटा बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा निकलता है वही थीटा होता है। सेकंड में जो थीटा होता है हमारा वो पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड में जो होता है वो अल्फा माइनस पाई, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर पाई प्लस अल्फा भी लिख देते हैं हम लोग। एक आध क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा लेवल 2 में, वहां भी हम बताएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई लिखते हैं जनरली, लेकिन कहीं कहीं पे जरूरत पड़ने पे अल्फा प्लस पाई भी लिखते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है। तो ये हो गया हमारा आर्गुमेंट। सबसे पहले अल्फा निकालते हैं, tan अल्फा मॉड बी बाई ए करके। अल्फा जब निकल के आ जाता है, बस उठा के यहाँ 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 क्वाड्रेंट के हिसाब से पुट करेंगे तो आर्गुमेंट आ जाएगा। मॉडुलस निकालने का तरीका पहले से पता है, ये सब सवाल हम लोग कल बहुत ज्यादा बनाए थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग ऐड हो गए हैं। चलो तब तक लोग ऐड हो ही चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आमरीन ऑडियो यहाँ बंद है दोस्त, तो आप मैसेज ही करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ऑडियो मेरा अभी यहाँ बंद है, इसलिए ऑडियो ऑन करने का जरूरत नहीं है। चलिए तो अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग ऐड हो गए हैं, ठीक है ना। तो आइए देखिए। हाँ, वॉइस से कोई नहीं बोलेगा क्योंकि मेरा ऑडियो अभी ऑफ है। आप मैसेज कीजिएगा। ऑडियो जैक में ही तो माइक्रोफोन का लगा हुआ है ना, ये माइक का वायर लगा हुआ है। चलिए आइए देखिए। तो अभी हम लोग लेवल 2 की बात करने वाले। लेवल 2 तो इतना खतरनाक है ना इसमें कि मजा आ जाएगा बनाने में। लेवल 1 और लेवल 2 में एकदम आसमान जमीन का फर्क आएगा, ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर दिखेगा आपको। लेवल 2 में अभी ज्यादा सवाल नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है। हम स्टार्ट करेंगे 4, 5, 6, पहले 3 क्वेश्चन बताएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। हम जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में बता रहे, और हमको ये भी पता है कि हम पूरा 3 बता भी नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो उसमें से 3 सवाल, 4 सवाल है ना, 3 सवाल नहीं 4 सवाल है, जिसका चौथा तो ऑलरेडी कल क्लास में हो गया था उस तरह का सवाल। पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। तो आज उम्मीद है कि पहला दूसरा बताएंगे, सिर्फ जो तीसरा सवाल होगा हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर समय नहीं मिला तो, अगर मिल गया तो आज भी वो डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है ना। थोड़ा सा इजी लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम अभी थोड़ी देर पहले बोले कि बहुत अच्छा सवाल है। वो अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि उसमें ट्रिगो का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और ट्रिगो हम लोग पढ़े हैं नहीं, इसलिए उस क्वेश्चन को बताने के लिए हमको थोड़ा सा ट्रिगो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उसको थोड़ा इत्मीनान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले 4 देखते हैं, 5 देखते हैं और 6 देखते हैं। बुक थोड़ा उल्टा है, इसको सीधा कर ले। उसने क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बोलता है Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2। क्वेश्चन नंबर 4 है ये लेवल 2 का, जहां दिया हुआ है मॉड Z1 और मॉड Z2, ये दोनों का आंसर बराबर होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसके साथ साथ आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ Z2। देख लेते हैं, यही लिखा है ना आर्गुमेंट ऑफ Z1, नहीं ये नहीं लिखा है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर पाई है, ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्त। यानी इसका आर्गुमेंट Z1 का और Z2 का आर्गुमेंट निकाल के जब ऐड करेंगे तो पाई मिलेगा, मतलब 180 डिग्री मिलेगा। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना हम लोगों को Z1 बराबर माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। Z2 का कॉन्जुगेट, देखो कॉन्जुगेट सबको ही पढ़ा है, सिर्फ एक स्टूडेंट के जो भी लाइव है, ठीक है ना। बता देते हैं कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं। Z बराबर अगर A प्लस IB है, ठीक है ना, तो अगर Z के ऊपर ये बार लग गया तो इस बार को कॉन्जुगेट बोलते हैं। इसका बड़ा सीधा मतलब है इमेजिनरी पार्ट का। एक सेकंड रुक जाओ, बारात जा रहा है अभी।
आइए देखिए, तो बस कॉन्जुगेट का बड़ा सिंपल मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं, तो प्लस को माइनस कर देंगे बस। कॉन्जुगेट का ये मतलब होता है इमेजिनरी का साइन बदल देंगे। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम करेगा, अभी बारात जा रहा है ना, 1-2 मिनट में बारात गुजर जाएगा, फिर साउंड सही हो जाएगा। तो यहाँ कॉन्जुगेट का मतलब प्लस को खाली माइनस कर देना। तो सवाल बड़ा सिंपल है, Z1 बराबर Z2 है कॉन्जुगेट, आगे में माइनस, इतना बराबर इतना हम लोगों को प्रूफ करना है। बहुत अच्छा सवाल है, कॉम्पिटेटिव सवाल है, यानी ये सवाल मेंस में आसानी से आ सकता है। अरे कितना देर तक बजा रहा है यार। चलिए देखिए, यहाँ से Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां दोनों का मॉडुलस इक्वल दे रखा है, और यहाँ आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर पाई है। तो काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 मान लेते हैं θ1 है, और आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट थीटा बोलते हैं ना, इसको θ2 मान लेते हैं। तो ये लाइन हमारा क्या कहता है, दोनों का प्लस पाई है, तो θ1 प्लस θ2 बराबर पाई है। अगर तुमसे कोई θ1 पूछ दे तो क्या बोलोगे, पाई माइनस θ2। क्लियर? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, दोनों का आर्गुमेंट का प्लस पाई है, पहले वाले का आर्गुमेंट θ1 मान लिए, दूसरे का θ2 मान लिए, दोनों को प्लस करेंगे तो पाई आएगा, θ1 को छोड़े θ2 उधर भेजे तो पाई माइनस θ2 हो गया। अभी आप गौर से देखना, पोलर फॉर्म पढ़ चुके हो, तो Z1 बराबर मान लेते हैं R, दोनों का मॉडुलस सेम है, ये दोनों का मॉडुलस को R बोलते हैं ना, दोनों का R सेम है, cos θ1 प्लस I sin θ1, इसका आर्गुमेंट चूंकि θ1 मान लिए तो cos θ1 प्लस I sin θ1, Z2 हमारा क्या हो जाएगा, मॉड Z यानी हमारा R, क्योंकि दोनों इक्वल है। यहां से cos θ2 प्लस I sin θ2। आवाज क्लियर आ रहा है ना, एवं मैसेज कर देना, थोड़ा बाहर डिस्टर्ब चल रहा है, शादी ब्याह है ना बगल में। देखिए यहाँ पे, चलिए अब तो आवाज कम हो गया, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सिंपल है, दोनों का आर्गुमेंट, एक का θ1 मान लिया, एक का θ2 मान लिए, दोनों का प्लस पाई है, दोनों को जोड़े पाई कर दिए, θ1 पाई माइनस θ2 हो गया। हम Z1 मान लिए यहाँ से R cos θ1 प्लस I sin θ1, चूंकि दोनों का मॉडुलस सेम है, मॉडुलस को ही R बोलते हैं, तो यहाँ R cos θ1 प्लस I sin θ1। सिमिलरली Z2 के लिए R cos θ2 प्लस I sin θ2 हो गया। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर θ1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, पाई माइनस θ2, तो Z1 जो है हमारा वो यहाँ लिखेंगे। Z1 में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से R को छोड़ देंगे और cos को छोड़ दिया, θ1 के जगह पे पाई माइनस θ2 कर देंगे। जहां जहां θ1 है वहां वहां पाई माइनस θ2 कर देंगे। कल का क्लास याद करो दोस्त, कल एक फॉर्मूला लिखे थे हम, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, अब 180 को पाई बोलते हैं कि नहीं, वापस यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कल भी ये फॉर्मूला लिख चुके हैं, ये ट्रिगो का फॉर्मूला है। तो Z1 बराबर R, और cos 180 माइनस थीटा क्या बताए थे, माइनस कॉस थीटा। ये याद रखना है कि पाई रहता है ना तो नो चेंज होता है, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, और आपको ट्रिगो में पढ़ाया जाएगा, सेकंड में साइन प्लस होता है, कॉस माइनस होता है। तो अब ये देखो cos पाई माइनस θ2 माइनस cos θ2 हो जाएगा। बस फॉर्मूला बस याद रखो खाली इसका, ये फॉर्मूला आया कैसे, हुआ कैसे, वो सब ट्रिगो में देखा जाएगा। साइन पाई माइनस θ2 क्या हो जाएगा, साइन θ2, ये रिजल्ट आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, अंदर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो Z1 बराबर माइनस R, जो नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा दोस्त, और यहाँ माइनस I sin θ2 हो जाएगा। गौर से देखना, Z1 बराबर माइनस R cos θ2 माइनस I sin θ2। अभी आपको कॉन्जुगेट में क्या सिखाया गया, इमेजिनरी का साइन बदल देंगे। जरा Z1 पे Z2 पे गौर करो, Z2 यहाँ लिखा हुआ है cos θ2 प्लस I sin θ2, यही डिक्टो सेम यहाँ दिख रहा है, बस इमेजिनरी का साइन बदला गया है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो गौर से देखो यार, गौर से यहाँ देख लो, यहाँ दिख रहा होगा ना इस साइड, यहाँ ना। आइए, तो यहाँ से Z1 बराबर माइनस R, इसको हम बोल सकते हैं ना Z2 का कॉन्जुगेट है ये,
तो Z2 का कॉन्जुगेट हो गया। क्लियर है? अभी गौर से देखना, यहाँ से एक बात और, माइनस आर का है कि ये लेंगे हम, Z2 में खुद आर के साथ स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ है, तो आर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे, ये हो जाएगा मेरा पूरा Z2 का कॉन्जुगेट, आर हट जाएगा यहाँ से, और यही चीज तो हमको लेकर आना था। गौर से देख लो, Z2 ये चीज दिख रहा है ना, आर cos θ2 प्लस आई sin θ2, जब इसका कॉन्जुगेट करोगे तो खाली ये आई के आगे माइनस हो जाएगा, तो बस खाली आई के आगे माइनस दिख रहा है यहाँ पे, तो आर से लेकर यहाँ तक Z2 का कॉन्जुगेट है, और चूंकि आगे माइनस है तो माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। जल्दी से मैसेज करो, कोई दिक्कत है? जल्दी से मैसेज करो, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हुआ था, बात गुजर रहा था, अब बात चला गया, जल्दी से मैसेज करो। नो सर, बहुत समझदार हैं आप लोग, जल्दी से मैसेज कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह का सवाल बनाने में बहुत मजा आएगा, ऐसे सवाल एनसीईआरटी में नहीं रहता है, ये सवाल आर सवाल में भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बात करेंगे हम लोग। अच्छे, एक चीज देखो, आज कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो रहा है, अगर एक आध क्वेश्चन बच भी गया ना, तो हम लोग अगर कल पढ़ के खत्म करेंगे, तो एक क्वेश्चन के बाद जो समय मिलेगा तो हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल प्योर चैप्टर ट्रिगो। ट्रिगो चैप्टर ऐसा है जिसको हम लोग को पढ़ने में, चूंकि डेली क्लास कर रहे हैं हम लोग, तो उसको भी पढ़ने में हम लोग को कम से कम 10 क्लास से प्लस हो जाएगा, क्योंकि आदि समय क्वेश्चन बहुत ज्यादा थोड़ा अच्छा अच्छा दिया हुआ है, थोड़ा समय लेके बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग डेली क्लास कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 लिखने से पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम, जो यहाँ यूज होगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है, प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है ना, दो तीन प्रॉपर्टीज हम यहाँ लिख देते हैं आर्गुमेंट वाला। अगर ऊपर नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो याद रखना इसका आर्गुमेंट Z1 - Z2, अगर डिवाइड में है, जब वो सेपरेट होगा तो बीच में माइनस आएगा। सिमिलरली अगर आप इसको इस तरह से याद रखो कि अगर वो मल्टीप्लाई में है, तो जब वो सेपरेट करोगे, ये सब प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, तो यहां से ये प्लस में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखना, ये दो प्रॉपर्टीज, फिलहाल हमको सिर्फ पहला प्रॉपर्टीज यूज करना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन को। देखिए सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टार्ट हो रहा है। ये दो प्रॉपर्टीज है आर्गुमेंट का, जिसमें पहला यूज करने वाले हैं हम। सवाल बोलता है Z1 Z2 एंड, ये एंड का साइन है, लिख देते हैं एंड पूरा हम, एंड Z3, Z4, यानी ये दोनों पेयर एक साथ है और ये दोनों पेयर एक साथ है, मतलब जोड़े में है। आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख दिया है, आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, बस यही लिखा है। इस लाइन का मतलब क्या, ये लाइन ये कह रहा है कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट है एक दूसरे का, Z3 Z4 कॉन्जुगेट है, यानी बोला है Z1, Z2 एंड Z3, Z4 आर टू पेयर, दो जोड़ा है। कैसा जोड़ा है? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट। क्लियर? इतना दिया है, और आपको प्रूफ क्या करना है, बस एक ही लाइन दे रखा है, और आपको प्रूफ करना है आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2, अच्छा Z2 ही है ना, नहीं Z2 नहीं है, Z4 है यहाँ, Z1/Z4 प्लस Z2/Z3 बराबर 0। आपको इतना प्लस इतना बराबर 0 प्रूफ करना है, यही सवाल है। सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, ये लाइन दिया है और ये आपको प्रूफ करना है। अब जैसे ये लाइन प्रूफ करने के लिए दिखा, आपको सामने ये प्रॉपर्टीज लगता हुआ दिख रहा है, ये ऊपर नीचे में अगर है तो सेपरेट करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा। अच्छा, वो काम बाद में करेंगे, पहले तो ये देख लो। एक प्रॉपर्टीज और याद रखना, ये प्रॉपर्टीज मॉडुलस का था। क्या प्रॉपर्टीज था? ये आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज भी याद रखोगे, आर्गुमेंट में प्रॉपर्टीज यही है। तीसरा प्रॉपर्टीज यहाँ लिख दे रहे हैं हम, आर्गुमेंट का ही, कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल होगा
आर्गुमेंट ऑफ जेड बार सीधे इक्वल नहीं होगा, इसमें आपको करना क्या होगा, तो चूंकि आर्गुमेंट में देखो, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। जेड बराबर, सब देखो तो यहाँ दिख रहा है ए प्लस आई बी है, और आपको पता है जेड का बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। हम लोग पास समय पूरा है, इत्मीनान से पढ़ेंगे। ए प्लस आई बी और जेड का कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी है। अगर यहां से बात करें tan अल्फा की, तो दोनों में tan अल्फा बी बाई ए ही होने वाला है, क्योंकि मॉड है ना, माइनस भी है तो प्लस बन जाएगा। अभी आप बताओ, ये दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे x प्लस और y माइनस है, तो x प्लस वाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में। आर्गुमेंट याद है, ये अल्फा और थीटा बराबर अल्फा होता है या थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है, याद है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है। तो अगर हम यहाँ बात कर ले कि आर्गुमेंट ऑफ जेड और इसके आर्गुमेंट में क्या रिलेशन है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, बस ये जो आंसर है इसके आगे माइनस लग गया है, तो इसके आगे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये मेरा तीसरा प्रॉपर्टीज बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टीज है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं सीधे, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा हमारा वो माइनस आर्गुमेंट ऑफ, ये हर मैथ्स का हर चीज लगभग लगभग प्रूव होता है, ठीक है ना। तो जेड का आर्गुमेंट और जेड बार का आर्गुमेंट, बस रिलेशन कैसा होगा, माइनस का होगा। अब आइए देखिए यहाँ पर, अगर फिर भी दिक्कत हो रहा हो तो बोलना, एकदम इत्मीनान से इस क्वेश्चन को डील कर देंगे, अलग अलग चीज को समझाकर। अभी यहाँ Z1 Z2 एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, मतलब Z1 का कॉन्जुगेट Z2 है, और Z3 Z4 कॉन्जुगेट है, तो Z3 का कॉन्जुगेट Z4 है। क्लियर। अच्छा, रिलेशन आर्गुमेंट का है, तो अगर हम इसका आर्गुमेंट की बात कर ले तो अब प्रॉपर्टीज नंबर 3 यूज करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो होगा वो माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे कॉन्जुगेट है। तो गौर से देखना, Z2 का आर्गुमेंट और Z1 के आर्गुमेंट में रिलेशन कैसा होगा, माइनस का। क्लियर। सिमिलरली अगर ये दूसरे का कॉन्जुगेट है तो यहां भी प्रॉपर्टीज लगेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z3 या Z4 बराबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3। क्लियर है। यानी यहाँ पे Z1 का बार ही बोलते हैं ना, Z1 का बार, और Z1 का बार इक्वल है Z2 के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ Z1 लिख दें, Z1 प्रॉपर्टीज के हिसाब से Z1 यहाँ भी और Z1 यहाँ भी, तो Z1 यहाँ और Z1 यहाँ, तो Z1 का बार और Z1 का बार इक्वल है Z2 के, तो यहाँ पे सीधे इसको हटाकर Z2 कर देंगे, या Z1 का बार रखो, अगले लाइन में कर देते हैं, Z1 बराबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। यहाँ देखना, सिमिलरली यहाँ Z4 है तो यहाँ पे Z4 ही रखोगे आप, और Z4 का कॉन्जुगेट इक्वल है, या Z3 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z4 के, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो अगर इसका भी कॉन्जुगेट लगाओगे तो Z3 ही देगा। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ Z4 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टीज कौन सा लगा है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 लगा है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट था, तो प्रॉपर्टीज 3 बोलता है दोनों का आर्गुमेंट सेम होगा, बस खाली माइनस आगे लग जाएगा। और Z1 का कॉन्जुगेट Z2 है, Z2 पुट कर देंगे, और Z4 का कॉन्जुगेट Z3 है तो Z3 पुट कर देंगे। जब इतना पुट कर दिए, अभी गौर से देख लो, अगर हम इसको θ1 मान लें, क्लियर है, तो Z2, यहाँ पे हम किसको θ1 मान रहे हैं, तो यहाँ आर्गुमेंट ऑफ Z1 को हम θ1 मान ले रहे हैं, तो क्लियर है कि आर्गुमेंट ऑफ जो Z2 होगा वो माइनस थीटा हो जाएगा, θ1, क्योंकि माइनस का ही रिलेशन है। सिमिलरली अगर हम यहाँ आर्गुमेंट ऑफ Z4 को θ2 मान लें, तो क्लियर है कि आर्गुमेंट ऑफ Z3 क्या हो जाएगा, माइनस θ2। उम्मीद करने समझ में आ रहा होगा, बस खाली माइनस का ही तो ही अंतर है, अगर ये θ1 है तो ये माइनस θ1 है, अगर ये θ2 है तो इसका आर्गुमेंट माइनस θ2 हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको इतना बराबर 0 प्रूफ करना है, इतना बराबर 0 प्रूफ करना है। तो अब लिखोगे यहाँ से LHS, देखो सब दिख रहा है, Z1 बाई Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z3, ये आ गया रिजल्ट। अभी आपको क्या सिखाया गया, जब वो किसको, स्नेहा, आपको नहीं आ रहा हो, किसको उसको नहीं आ रहा है, नो डाउट स्नेहा को भी क्लियर नहीं हो रहा हो, किसको क्लियर नहीं हो रहा है, जल्दी मैसेज करो। दिक्कत होना कोई दिक्कत नहीं है,
उसको वापस हम क्लियर कर देंगे। सर मुझे भी नहीं आ रहा है। चलो, तो किस चीज का इंतजार कर रहे थे सर आप लोगों को बोलना चाहिए ना, दिक्कत है ना, बेशरम होके बोलो, बेशरम होके पढ़ो, यहाँ शर्माना नहीं है। ये बाकी कोचिंग की तरह नहीं है, यहाँ पे एक रद्दी भर नहीं समझा शर्माना है आपको। हम्म। बस दिक्कत हो तो हम डायरेक्ट बोलो सर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अपने पास समय बहुत है, इत्मीनान से हम लोग बनाएंगे। एक दिन लेट बनाएंगे क्या दिक्कत है, डेली क्लास कर रहे हैं हम लोग। आइए देखिए, सवाल बिल्कुल हम आंसर मिटा दिए यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था इसमें दो ही चीज था, एक कॉन्जुगेट था और एक आर्गुमेंट था। सबसे पहले हम आर्गुमेंट का तीन प्रॉपर्टीज को यहाँ लिखे हैं। अगर ऊपर नीचे में है तो उसका आर्गुमेंट के बीच में माइनस हो जाएगा, जब वो सेपरेट होगा मतलब अलग अलग करेंगे तो। मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस हो जाएगा। और एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट समझ में तो आता ही है ना, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है तो उसके आर्गुमेंट के बीच रिलेशन क्या होगा, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। यानी अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, बस एक प्लस में होगा, दूसरा के आगे माइनस है, यानी एक माइनस में होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज है। फिलहाल हमको इसका और इसका इस्तेमाल करना है, इसलिए हम दूसरा वाला प्रॉपर्टीज को मिटा देते हैं, फालतू में जगह भी डिस्टर्ब कर रहा है और ज्यादा लिखा रहेगा तो दिक्कत भी होता है। बस ये दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम लोग पहले लाइन को पढ़ते हैं, बढ़िया से रीड करो। बोलता है Z1 Z2 जो मेरा पेयर है वो कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स, मतलब एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। इसका मतलब बात समझ में आता है क्या होता है, कि अगर Z1 का कॉन्जुगेट करेंगे तो Z2 मिलेगा, और Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो Z1 मिलेगा, किसी का भी कॉन्जुगेट करेंगे तो दूसरा मिलेगा। ठीक है, तो कोई टीचर अगर Z1 का कॉन्जुगेट करता है और बराबर Z2 लिखता है वो भी सही है, कोई स्टूडेंट Z2 कॉन्जुगेट करता है बराबर Z1 लिखता है वो भी सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। इस वाले पे आते हैं, Z3 Z4 एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो आप Z3 का बार लगा दो तो Z4 के बराबर, अगर Z4 का बार लगाओगे तो Z3 के बराबर। क्लियर? अब आ जाओ इस प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली हमको आर्गुमेंट को ही सॉल्व करना है, तो पहले इसको आर्गुमेंट में ट्रांसफर तो कर लें। अगर एक दूसरे का कॉन्जुगेट है तो यहां देखना प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहता है आर्गुमेंट ऑफ Z1। अगर हम Z1 लेते हैं, यहां भी Z है और यहां भी Z है, चेंज नहीं हुआ है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल होगा Z1 के बार के, और आगे में माइनस लग जाएगा। ये प्रॉपर्टीज को यहाँ लिख दिए हम, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखो Z1 का बार बराबर है Z2 के, तो आप यहां पर Z1 के बार के जगह पे Z2 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल है तो आप रिप्लेस कर सकते हो। चलो, तो आप जब रिप्लेस किए तो यहां से निकल के आ गया आर्गुमेंट ऑफ Z1, देखो साहब दिख रहा है ना, Z2 ये आ गया। अगर आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 को मान लो θ1, अगर यहाँ लिख ले हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 को हम मान लेते हैं, मतलब लेट कर लेते हैं कितना, θ1, क्योंकि एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबको थीटा तो मानेंगे नहीं, तो एक θ1 होगा, दूसरा θ2 होगा, इस तरह θ3 θ4 ऐसे आप ले सकते हो। ये θ1 है तो जाहिर सी बात है आर्गुमेंट ऑफ Z2 यहां से क्या निकल जाएगा, जब यहाँ θ1 रखोगे आप, माइनस को इधर भेजोगे तो माइनस θ1 मिलेगा। क्लियर है? उम्मीद करें डाउट नहीं हो रहा होगा। सेम डिक्टो चीज इधर है, बस Z1 Z4 बन जाएगा और Z2 Z3 बन जाएगा। तो अगर आपको ये वापस से रिपीट करना है तो आप यहां लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ Z4 इक्वल होगा, या Z3 इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ Z3 का बार और आगे में माइनस, और Z3 का बार इक्वल है Z4 के, तो आर्गुमेंट ऑफ Z3 बराबर हो जाएगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4। क्योंकि दोनों बराबर है तो आप उसके जगह पे वो वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। अभी आप फिर से यहाँ लेट कर लो, एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आर्गुमेंट अलग होगा, तो θ2 मान लेते हैं, तो Z4 का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, देखो सब यहाँ दिख रहा है। हाँ चलो इतना ही लिखना था, ये देख लिए। क्लियर है? तो इतना में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है फिर भी मैसेज करो, जल्दी से मैसेज करो तो डाउट नहीं है ना। अब बस हम LHS को सॉल्व करने वाले, ज्यादा नहीं हिलाओ। हाँ, LHS हमारा क्या है देखो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z4 है, प्लस
Z2/Z3 है, Z2/Z3। अब आप पहला वाले प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। Z3 इज इक्वल टू Z4 के दिया हुआ था, Z3 इक्वल टू Z4 कहाँ दिया हुआ? Z3 Z4 एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। इसका मतलब ये हुआ कि Z3 का कॉन्जुगेट करेंगे तो Z4 के बराबर होगा। या आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि Z4 का कॉन्जुगेट करोगे तो Z3 के इक्वल होगा। जो पिछले बार बता रहे थे तो ये वाला यूज कर रहे थे, अभी जो बता रहे तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बताया ना कि अगर पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट है तो दूसरा भी पहले का कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। तो आप डंटा जो है ये किसी पे भी चढ़ा सकते हो। अगर आप इस पे चढ़ाओगे तो इस पे नहीं चढ़ाना पड़ेगा, अगर इस पे चढ़ाए तो इस पे नहीं चढ़ाओगे। और यहाँ इक्वल का रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेट का रिलेशन है। आइए देखिए, यहाँ ऊपर नीचे में है तो क्या करेंगे, Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3। चलिए Z1 का वैल्यू कितना है, θ1 लिख देते हैं। Z4 कितना है, -θ2, तो माइनस माइनस प्लस θ2। Z2 कितना है, तो Z2 है -θ1। और यार फिर Z3 कितना है, तो Z3 देखो ना, Z3 है θ2, तो आगे माइनस है तो -θ2। अब आप देखो θ1 प्लस में या θ1 माइनस में कट जाएगा, θ2 प्लस में θ2 माइनस में कट जाएगा। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। जब सारा कट गया तो बचा क्या, लड्डू, जीरो। और आपको क्या लेके आना है, जीरो ही तो लेके आना है। जल्दी से बोलो, बस दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है, पहले इसका इस्तेमाल किए फिर इसका इस्तेमाल किए, काम बन गया हमारा। अब मैसेज को जल्दी से, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है ना। अभी तक हम लोग पोलर फॉर्म वाला काम थोड़ा कम कर रहे थे, अब हम लोग पोलर फॉर्म वाले काम पे वापस लौट के आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप, तो हम पानी पी लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बिल्कुल लेवल 1 से अलग क्वेश्चन है कि नहीं? ये सब लेवल 1 में तो बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन था। जब आप लोग क्लास में प्रेजेंट रहते हैं ना, और अगर अच्छा स्टूडेंट रहता है क्लास में तो पढ़ाने में और मजा आता है। अगर अच्छा स्टूडेंट रहता है, समझ में आ रहा होता है, तो बहुत सारा सवाल है मेरे पास, है ना, बनवाने के लिए। लेकिन ना तो कभी इस तरह का स्टूडेंट आता है क्लास में, पूरे बैच में एक या दो तीन स्टूडेंट ही रहते हैं उस तरह के, तो फिर उस तरह के फिर पढ़ाने में दिक्कत हो जाता है। sin π/5 प्लस आई, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग 1 माइनस cos π/5। ये दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बाबू इसको रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, बस इतना ही सवाल है। पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो। अभी ये पोलर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सुनना मेरी बात, वो हम जब स्टार्टिंग आज का क्लास किए तो हम बोले क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वो है बहुत अच्छा सवाल, लेकिन वो अच्छा इसलिए क्योंकि उसमें ट्रिगो बहुत ज्यादा यूज है, और ट्रिगो भी हम लोग पढ़े तो है नहीं, इसलिए हम लोग उसको समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी ट्रिगो थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। यहाँ ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, ये आपको तुरंत कैच हो जाएगा। इसमें सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल है, वो फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि लग रहा है कि ऐसा इस्तेमाल होगा फॉर्मूला। यहाँ हम लिख रहे हैं साइड में, एक है साइन थीटा का फॉर्मूला। ये आप ट्रिगो में लगभग ट्रिगो चैप्टर के बीच में पढ़ोगे, यानी जब पूरा 15 दिन के क्लास में 7-8 दिन के बाद ये फॉर्मूला आएगा। 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, एक तो ये फॉर्मूला आएगा। दूसरा 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दो फॉर्मूला यहाँ यूज होता हुआ दिख रहा है हमको। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, ये इंटू है। बस ये जो एंगल थीटा है ना, इसका हाफ कर देना है इधर, बस इतना ही ध्यान रखना है। 1 माइनस cos थीटा है 2 sin स्क्वायर θ/2, इस एंगल का हाफ, यहाँ माइनस होगा तब
आइए देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेंगे, पोलर फॉर्म लाना है तो पोलर फॉर्म के लिए दो चीज तो आपको फाइंड करना होता है, एक जिसको मॉड जेड बोलते हैं या आर बोलते हैं, और दूसरा आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये दो चीज ही तो आपको निकालना है, इसको थीटा बोलते हैं। अगर ये दो चीज निकल गया तो पोलर फॉर्म निकल गया। अब पहले बारी बारी से दोनों निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले हम बात करेंगे जेड में ए क्या है। ए बोलते हैं जिसमें आई नहीं लिखा लगा हुआ है, साइन पाई बाई 5 है। और बी क्या है, तो बी है 1 माइनस कॉस पाई बाई 5। अच्छा एक चीज आपसे पूछेंगे हम, 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 आपका निगेटिव है या पॉजिटिव है? ये तो पॉजिटिव है, पाई बाई 5, क्योंकि पाई बाई 5 अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल 90 से कम होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा आंसर प्लस होता है। क्या ये वाला पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये उनको जल्दी कैच होगा जिनका ट्रिगो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। ये बात याद रखना, कॉस थीटा, चाहे थीटा कुछ भी लिख दो, यहाँ पे थीटा कुछ भी लिख दो, ये याद रखना, ट्रिगो में भी पढ़ाएंगे हम। थीटा आप कुछ भी लिख दो, इसका आंसर -1 से कभी छोटा नहीं आएगा और +1 से कभी बड़ा नहीं आएगा। यानी कॉस का जो भी आंसर आएगा -1 और 1 के बीच में आएगा। पाई बाई 5, क्योंकि कॉस 0 होता है 1, ये 0 तो है नहीं, तो पाई बाई 5 पे आंसर 1 तो देगा नहीं। आंसर क्या देगा, 1 से कम जरूर देगा, 1 से छोटा जरूर देगा। तो 1 से अगर छोटा दे रहा है तो आप 1 में से 1 से अगर छोटा घटाते हो, जैसे अगर आप घटा देते हो 2/3, 1 से छोटा है, अगर घटाते हो तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर पॉजिटिव होगा। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। आप 1 में से अगर 1 से कोई छोटा वैल्यू घटा रहे हो तो आंसर प्लस में आने वाला है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी ए और बी दोनों पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको पहचानना था, आर्गुमेंट में काम आता है ना। तो ट्रिगो में ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अगर ट्रिगो पढ़ा हुआ है तो फटाक से कैच हो जाएगा, लेकिन अब आपको समझ में आएगा क्योंकि अब यहाँ समझा दिए हम। कॉस का जो आंसर होगा वो -1 से कभी छोटा नहीं होगा और +1 से कभी बड़ा नहीं होगा। और कॉस 0 पे 1 होता है, यानी ये 1 कब देगा, जब थीटा 0 होगा। ये 0 है नहीं, पाई बाई 5 है, यानी इसका आंसर जो भी होगा इनके अंदर में ही होगा। अगर इनके अंदर में है तो 1 से छोटा है, अगर 1 से कोई छोटा वैल्यू 1 में से घटेगा तो वैल्यू प्लस में आएगा, तो यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। चलिए जल्दी से मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। छोटी छोटी बातों को है ना समझने से बड़ा बड़ा सवाल डील हो जाता है। अगर छोटी छोटी बात हम लोगों को याद नहीं रहेगा तो हम लोग बड़े बड़े सवाल को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, और खासकर कॉम्पिटिटिव सवाल में इस तरह का बात आपको याद रखना पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड की। तो मॉड ऑफ जेड की जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका वही है, कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिखा नया तो फॉर्मूला बिल्कुल एकदम नया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फॉर्मूला बिल्कुल वही पुराना है, √a² + b²। तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर पाई बाई 5 कर दोगे, प्लस बी हमारा 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 है, इसका स्क्वायर कर दोगे आप। वही है कि आपके सामने थोड़ा सा खाली लंबा लेंदी हो जाएगा। तो आप देखो यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। a² + b² - 2ab। उम्मीद करें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम एक स्टेप गोल करेंगे यहाँ पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, यानी इसमें प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 5 आएगा और यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाई 5 है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्लास 10 में पढ़े हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ 1 लिख दे रहे हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में a² यानी 1 मिलेगा, प्लस b² जो था वो इसके साथ 1 बना चुका है, फिर -2ab मिलेगा, तो -2 cos पाई बाई 5। एक स्टेप जो है ना हम कम कर दिए क्योंकि बोर्ड का लेंथ कम है। उम्मीद करने समझ में आ रहा होगा। जब इसको तोड़ोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको यहाँ लिख दिए हम। अब इसको यहाँ नीचे दिख रहा है ना सब। हाँ, तो यहाँ 1 और 1 2 होता है ना दोस्त, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस पाई बाई 5। अभी थोड़ी देर पहले हम फॉर्मूला लिखे थे, अब ये इसका काम आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे अभी हम। तो यहाँ से मॉड जेड हमारा क्या बन जाएगा, 2 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर।
अच्छा थीटा बाई 2, थीटा तो पाई बाई 5 है ना, इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 10 हो जाएगा। एक बात याद रखना, 11th अगर आपका सही रहेगा तो 12 पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अभी 12 के क्लास में जब हम क्लास में थोड़ा सा एडवांस जाते हैं ना, बच्चे के ऊपर से पार कर जाता है, क्योंकि उनका 11th सही नहीं रहा है, या वो सही जगह क्लास नहीं किया, सही से क्लास कहीं टीचर पढ़ा रहे होंगे तो सही से क्लास किए नहीं होंगे वो। तो आपका 11th सही होना बहुत जरूरी है, तो ही आपका 12th सही होगा। आइए देखिए, दोनों दो में से एक दो बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो साइन पाई बाई 10, मॉड जेड का वैल्यू आ गया। ठीक है, मॉड जेड को हम लोग आर बोलते हैं। चलो आर निकल चुका है। अब हम लोग को निकालना है आर्गुमेंट। आपको पता है आर्गुमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नया थोड़ी होगा। आर्गुमेंट को थीटा बोलते हैं, उसको गायब करो अभी। उसके लिए हमको tan अल्फा निकालना होगा, जो होता है मॉड बी बाई ए। आप बताओ, यहाँ से बी कितना है, 1 माइनस है कॉस पाई बाई 5, और दोस्त ए कितना है, ए है हमारा साइन पाई बाई 5। टाइम बताओ साहब कितना हो रहा है? 2 13। नहीं बहुत टाइम है। 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 बाई साइन पाई बाई 5, ये रिजल्ट आ गया दोस्त हमारा। अभी देखना, 1 माइनस कॉस थीटा फिर से वापस ये फॉर्मूला लगेगा, और साइन थीटा भी यहाँ लगने वाला है। चलो दोनों मिला के लगाते हैं। फॉर्मूला लगेगा 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का आधा कर दो तो 5 दूनी की 10 हो जाएगा, साइन पाई बाई 5, इसका फॉर्मूला 2 साइन एंगल का आधा कर दो कॉस पाई बाई 10। ठीक है ना, 2 से 2 उड़ा दो आप, स्क्वायर साइन और साइन कट गया यहाँ से, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 10। अब पाई बाई 10 चूंकि अक्यूट है, यहाँ tan अल्फा, तो tan tan उड़ा दोगे आप, tan tan कट गया ना, तो अल्फा के सामने कितना दिख रहा है, पाई बाई 10, तो अल्फा का वैल्यू पाई बाई 10। ये आ गया, दिख रहा है साहब? हाँ चलो अब दोस्त देखते हैं, पहले डिसाइड हो चुका था कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, जब फर्स्ट है तो आर्गुमेंट हमारा थीटा जो होगा वो अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो बिल्कुल थीटा अल्फा के इक्वल पाई बाई 10 हो गया। अब बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये निकल गया आर्गुमेंट और हमारा मॉड जेड, दोनों निकल चुका है। बस जब दोनों निकल गया तो खाली एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए अब इधर इधर दिख रहा है ना, देखो तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं हम। तो हमको पोलर फॉर्म बताना था दोस्तों, पोलर फॉर्म जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ देखिए जेड बराबर आर, आर का वैल्यू हमारा कितना निकला है, निकला है 2 साइन पाई बाई 10, और कॉस थीटा कितना निकला है, पाई बाई 10, और साथ में प्लस आई साइन पाई बाई 10। ये हो गया इसका आंसर। जल्दी इस मैसेज करो, कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही आंसर हम लोग का आया है। जल्दी से मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत है? अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 बच गया, बाकी सारा सवाल हो गया लेवल 2 का। मैसेज कीजिए जल्दी से, दिक्कत होगा तो हम दोबारा डिस्कस कर देंगे। क्लियर है सौम्या का, आमरीन का, बाकी 2 ही स्टूडेंट अभी मैसेज किए हैं लोग, है ना आप लोग जिंदा कि सो गए? एकदम एक्टिव रहो, एक्टिव। एक बार और, ठीक है एक बार और बता देते हैं। आइए देखिए, पोलर फॉर्म निकालना है। अब बेसिक पे रुकोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पोलर फॉर्म में आपको मॉड जेड चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए क्या है, ए बोलते हैं बिना आई वाले को, बी बोलते हैं आई वाले को, यहाँ लिख दिए। ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये तो दिख रहा साफ पॉजिटिव है क्योंकि पाई बाई 5, पाई बाई 5, पाई का मतलब 180 होता है। 180 को 5 से भाग करोगे तो एंगल 90 से कम आएगा, यानी अक्यूट एंगल आएगा। ठीक है, ये भी अक्यूट आएगा, तो इसका आंसर 1 में से घटाओगे तो ये भी पॉजिटिव आने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाए थे हम कि cos पाई बाई 5 जो है वो आंसर 1 से कम देने वाला है। अगर 1 से कम को अगर 1 में माइनस करोगे, जैसे एक रोटी में से आप आधा रोटी माइनस करोगे तो आधा रोटी मिलेगा ना, तभी भी पॉजिटिव ही मिल रहा है, नेगेटिव। वाला फिर से हाँ tan अल्फा वाला फिर से। बाबू tan अल्फा पहुंचे भी नहीं है ना, पहुंच रहे वहां पे। ठीक है ना, तो यहाँ से तुम्हारा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये क्लियर हो गया। मॉड जेड चाहिए हमको, तो मॉड जेड का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ोगे, ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 है यहाँ पे, माइनस 2ab
ये लिख लोगे आप, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये वाला +1 यहाँ आ गया, -2 cos π/5 यहाँ आ गया। ठीक है, ये लाइन हम नहीं लिखे थे जगह बचाने के लिए। एक और एक को जोड़ेंगे 2 है, तो 2 - 2 इतना आ गया। अब 2 - 2 cos π/5 है, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 - cos π/5 हो गया। अभी गौर से देखना, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो ये 2 को छोड़ दो, यह 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तो π/5 2 करोगे तो 5 दूनी की 10 हो जाएगा। क्लियर है? रूट से बाहर निकालो, अंदर जोड़ा बनना चाहिए ना, पेड़ बनना चाहिए, तो 2 निकलेगा और साइन निकलेगा, 2 sin π/10 हो गया। ये निकल गया मॉड जेड को ही हम लोग आर बोलते हैं, तो आर के वैल्यू निकल गया, आधा काम हो गया। अब आर्गुमेंट की बात करते हैं, tan अल्फा की बात करते हैं। सबको पता है tan अल्फा b/a होता है, ये कुछ नया तो आपके सामने हो नहीं रहा है, पूरा आप एक क्लास ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। tan अल्फा b/a होता है, b यहाँ आपको दिख रहा है, दूर नहीं जाना, यहीं पे आना है। b यहाँ 1 - cos π/5 है और a हमारा साइन है, तो b की जगह पे 1 - cos π/5, a की जगह पे साइन लिख देंगे। आपके सामने यहाँ दो फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 sin स्क्वायर थीटा/2। पहले भी आप थीटा/2 निकाल चुके हो, π/5 का आधा π/10 है, π/10 कर देंगे। फिर यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला, यानी साइन π/5 का फॉर्मूला 2 sin थीटा/2, तो 2 sin π/10, cos थीटा/2 तो cos π/10। ऊपर नीचे में देखो कुछ कॉमन है कि नहीं है, 2 है, 2 कट जाएगा। साइन स्क्वायर का मतलब 2 ठो साइन होता है, तो 1 ठो साइन कट गया, ऊपर एक साइन बच गया और नीचे एक कॉस बच गया। ऊपर एक साइन बचा, साइन π/10 और नीचे cos π/10। अब आप बताओ साइन बाई कॉस क्या होता है, tan π/10 आ गया। अब आप बताओ tan अल्फा बराबर tan π/10 है, tan अल्फा बराबर tan π/10 है, ये tan सेम है, तो अल्फा बराबर भी कितना दिख गया यहाँ से, π/10। π/10 का मतलब 18 डिग्री। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, ये तो तुम्हारा आया है, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होता है, थीटा अल्फा इक्वल होता है, π/10 ही रह जाएगा। तो आपके सामने आर का वैल्यू भी पता है और थीटा का वैल्यू भी पता है। पोलर फॉर्म की बात करें तो आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर कितना पता है, 2 sin π/10, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, और थीटा कितना पता है, π/10 यहाँ लिखा हुआ है। बस खाली उठा के लिख दिया और आंसर आ गया। जल्दी से मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत है? आप लोग में एक चीज अच्छा बात है कि आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, है ना? इस तरह से क्लास कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं होने वाला है, भारी भारी क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत हलवा लगेगा। ऐसे मैथ्स में कोई भारी होता भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग इतना सारा सवाल बना चुके होते हैं, तो थोड़ा सा लेवल अप कर देता है। हाँ, मैथ में एक चीज से डरना है, इसमें लिंक बहुत है। लिंक का मतलब कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा रहेगा। अगर आपका एक चैप्टर क्लियर नहीं है, दूसरा चैप्टर अपने आप दिक्कत कर देगा आपको। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, 1 + i tan अल्फा दिया है, z बराबर 1 + i tan अल्फा। अब दिक्कत क्या है, पिछले सवाल में भी साइन कॉस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, यहाँ tan का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, पिछले सवालों में अल्फा के जगह पे एक पार्टिकुलर एंगल का इस्तेमाल हुआ है, π/5। तो π/5 का क्या वैल्यू होता है वो हमको पता है, उसको हम देख के ये बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। π/5 सबको पता है कितना हो सकता है, या π/10 कितना हो सकता है। अगर दिक्कत होगा तो पाई के जगह पे 180 कर दोगे, 5 से भाग कर दोगे, ठीक है ना, तो ये 36 डिग्री आएगा। करके देख लो, 5 से 15, 5 से 30, और ये 18 डिग्री आएगा। तो ये जो एंगल अगर लिखा रहता है तो उससे ये आइडिया है हमको कि ये कहाँ पे है और इसका आंसर क्या हो सकता है। लेकिन जब अल्फा लिख दे, थीटा लिख दे, या बीटा लिख दे, गामा लिख दे, या कोई और सिंबल का इस्तेमाल कर दे, तो आप ये क्लियर नहीं कर सकते हो कि इसका वैल्यू क्या है। उम्मीद करें आप
मेरी बात को पकड़ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? पिछले सवालों में इसके जगह पे एक पार्टिकुलर एंगल दिया हुआ था जिसका एक्यूरेट पोजीशन हमको पता होता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और कुछ एंगल तो ऐसा होता है जिसका वैल्यू भी हमको पता होता है, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह का एंगल होता है। या 120 डिग्री वाला भी क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा और वो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है ना? और जब कोई आइडिया नहीं होता है ना तब क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। जब कोई आइडिया नहीं होगा तब हम लोग उसको जनरल केस में ले जाते हैं। जनरल केस बोलते हैं कि वो केस जो हर जगह मान्य हो, हर जगह उसका आंसर सुटेबल करता हो। अब इसके लिए आपको थोड़ा ट्रिगो पे आना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम थोड़ा सा ट्रिगो डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिगो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे लौटेंगे। tan अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। आप फिजिक्स तो पढ़े हैं ना, है ना? फिजिक्स अभी 11th में पढ़ भी रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी 11th में लोग शायद वेक्टर पढ़ रहे होंगे, या यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे होंगे, या बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे होंगे। अभी आप मोशन नहीं पढ़ रहे होंगे, या मोशन कहीं कहीं स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है ना? तो मोशन के अंदर में एक टॉपिक आएगा पीरियोडिक मोशन, जो क्लास 9th में भी था। गौर से सुनना मेरी बात को, पीरियोडिक मोशन था क्या? वैसा मोशन, मोशन जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो सुनेंगे, गति को बोलते हैं मोशन। ठीक है ना? और पीरियोडिक मोशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती गति। इसका मतलब क्या है हमको पक्का है कि नहीं, तुम लोग भूल गए होगे अगर इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो। सुन लो ध्यान से, पीरियोडिक मोशन कहते हैं किसको है? वैसा मोशन, वैसा गति जो एक इंटरवल के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद, एक समय अंतराल के बाद वापस से रिपीट करता हो। जैसे पेंडुलम का जो मोशन होता है, पेंडुलम का मोशन क्या होता है? एक सर्टेन टाइम के बाद वापस से वो रिपीट करता है। यानी एक बार बॉब इधर से इधर जाता है, उतना ही समय में वापस वो वहां से यहाँ आता है। एक सर्टेन टाइम के बाद वापस से रिपीट कर देता है वो अपने ग्राफ को, अपने फिगर को। क्लियर है? तो ये तो था तुम्हारा फिजिक्स का चीज। अब उसको मैथ में लेकर आ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, गौर से सुनना मेरी बात को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका जो फिगर बनेगा, हर ट्रिगो का फिगर होता है, इसका जो फिगर बनेगा वो एक इंटरवल के बाद, एक लिमिटेड एंगल के बाद फिर से वापस से सेम फिगर रिपीट करेगा। यानी इसका फिगर बार बार रिपीट करेगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ऐसे साइन का फिगर हम दिखाते हैं। अगर हम साइन थीटा के फिगर की बात करें, जब ट्रिगो पढ़ाएंगे तो हम ग्राफ भी पढ़ाएंगे। ऐसे ग्राफ नहीं पढ़ना है लेकिन हम पढ़ाएंगे। ये देखना, ये होता है साइन का फिगर 0 से 2 पाई के बीच में। इसका जो पीरियड होता है वो 0 से 2 पाई, यानी 2 पाई का पीरियड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका फिगर 0 से 2 पाई के बीच में है वही फिगर आगे रिपीट कर जाएगा 2 पाई से 4 पाई के बीच में। लाइन ऐसे खींच दोगे तो ये फिगर फिर रिपीट कर जाएगा, कहा? 2 पाई से 4 पाई के बीच में। फिर ये रिपीट कर जाएगा 4 पाई से कहा? 6 पाई के बीच में। तो आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे आपकी एक इंटरवल के बाद इसका फिगर वापस से रिपीट कर रहा है। तो इसी तरह के फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और हर फंक्शन का ग्राफ होता है, तो tan का भी ग्राफ होगा। अब सुनो मेरी बात को, हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे, अभी आप कर भी रहे होगे। ठीक है ना? अभी सिर्फ सुनो, यहाँ पे tan अल्फा पीरियोडिक फंक्शन है। अभी तुम्हारे सामने दिखा है कि साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, यानी 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ है, 2 पाई से 4 पाई में वही ग्राफ है, 4 पाई से 6 पाई में वही ग्राफ है। 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई। अभी आपके सामने बना के दिखाए हम। इनके बीच देखो अंतर कितने का है? 2 पाई का। कितने का अंतर है? 2 पाई का। कितने का अंतर है? 2 पाई का। तो बोलेंगे कि साइन का जो पीरियड है वो कितना है? 2 पाई है। कितना पीरियड है? 2 पाई। सिमिलरली tan का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। tan का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, और पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फिगर जो 0 से पाई के बीच में होगा वही फिगर पाई से 2 पाई के बीच में होगा, वही फिगर 2 पाई से 3 पाई के बीच में होगा, वही फिगर 3 पाई से 4 पाई के बीच में होगा। अब इसको इस तरह से समझो कि जो इसका आंसर 0 से पाई के बीच में होगा
आपको अब समझ में आ रहा है कि हम इस क्वेश्चन को लास्ट में काहे रखे हैं। हम पहले ही बोल दिए थे कि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत भयानक क्वेश्चन है और कि वो गलत जगह पे क्वेश्चन आ गया है। ये ट्रिगो के बाद रहता है तो आपको समझ में ज्यादा आता है, ये ट्रिगो से पहले है इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है। समझना, बड़ा सिंपल से लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि tan का आंसर जो नेचर 0 से पाई के अंदर में होगा वही सेम नेचर पाई से 2 पाई के बीच में होगा, वही सेम नेचर 2 पाई से 3 पाई के बीच में होगा। तो अगर आप इसके अंदर में आंसर निकाल लेते हो, 0 से पाई के अंदर में अगर इसका आंसर निकाल लेते हो तो वही आंसर पाई से 2 पाई के बीच में होगा, वही आंसर 2 पाई से 3 पाई के बीच में होगा, वही आंसर 3 पाई से 4 पाई के बीच में होगा, वही आंसर आगे की ओर होगा। उम्मीद करें इतना तो आपको समझ में आया होगा कि अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये सिंपल कहना चाह रहे हैं कि आपको अल्फा 0 से पाई के अंदर लेना है, 0 से पाई के अंदर जो अल्फा का आंसर देगा वही आंसर अल्फा अगर पाई से 2 पाई के बीच में सेम आंसर देगा, वही अल्फा 2 पाई से 3 पाई के बीच में तो सेम आंसर देगा। तो हर बारी सेम आंसर आएगा तो हर बारी आंसर निकालने का जरूरत नहीं है, आप एक बार आंसर निकाल लो तो हर बारी आपका आंसर वही रहने वाला है। क्लियर? तो आपको इसका जो आंसर निकालना है वो 0 से पाई के अंदर में निकालना है। ठीक है, अब 0 से पाई को गौर से देखोगे तो 0 कहाँ होता है, 0 होता है यहाँ, अब पाई होता है यहाँ। अगर आज ये सवाल नहीं बता पाए ना हम तो कम से कम इतना बेसिक तो याद रखोगे ना, तो अगले दिन जो सवाल बताएंगे तो समझ में आएगा। 0 से पाई, अब देखो 0 से पाई में देखोगे तो बीच में एक बाउंड्री है 90 पर, अब फिर 90 से फिर स्टार्ट करेगा पाई पे जाएगा, तो इसको दो हिस्से में बांट सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 90 और दूसरा 90 से लेकर पाई। ये और के जगह पे ये साइन का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूनियन बोलते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ इंग्लिश में और ही रखो, जब सेट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वो चीज। तो 0 से पाई बाई 2 यानी ये 0 से पाई जो एक्चुअल में है वो दो हिस्से में बटा हुआ है, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दो आंसर आएगा, एक आंसर इस घर में आएगा और एक आंसर इस घर में आएगा। जो आप इसका आंसर देखोगे ना, दो आंसर दिखेगा, एक इस घर में और एक इस घर में। आपके बोर्ड से, आपके स्कूल से, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन प्योर मेंस का क्वेश्चन है, प्योर मेंस आईआईटी का क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपके बोर्ड में कहीं भी नहीं आने वाला है। सुनिए मेरी बात को, इसलिए हम लोग आरडी सवाल पढ़ते हैं, आरडी सवाल में एक आध दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो बनाने में बहुत मजा आता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर से बेसिक पे लौट रहे हैं, बस जल्दी जल्दी। 1 प्लस tan अल्फा, माथा खराब कहाँ हो गया, अल्फा देख के, क्या है क्योंकि अल्फा की वैल्यू पता नहीं है। अब जो अल्फा पता नहीं तो अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा 0 भी हो सकता है, अल्फा 30 डिग्री भी हो सकता है, अल्फा 60 भी हो सकता है, अल्फा 90 भी हो सकता है, अल्फा 120 भी हो सकता है, अल्फा 240 भी हो सकता है, अल्फा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी हम पता करेंगे कि इसका आंसर तो बहुत सारा होगा ना, लेकिन बहुत सारा आंसर निकालना पॉसिबल तो है नहीं। तो हम पता कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पता चल गया कि इसका आंसर बार बार रिपीट करता है। 0 से पाई के अंदर में जो आंसर देगा वही आंसर इसका पाई से 2 पाई के बीच में देगा, वही आंसर 2 पाई से 3 पाई के बीच में देगा। यानी अगर हम 0 से पाई के अंदर का आंसर निकाल लेंगे तो बाकी का आंसर अपने आप निकल गया, सिर्फ आंसर इसके अंदर का निकालना है, 0 से पाई के अंदर का। फिर जब इसको यहाँ ड्रॉ किए तो पता चला कि बीच में एक दीवार है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक 0 से पाई बाई 2 और दूसरा पाई बाई 2 से पाई। यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा वो दो जगह निकलेगा, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। अब क्वेश्चन पे लौटेंगे हम लोग, इस बार इसमें आंसर निकालेंगे, एक बार इसमें आंसर निकालेंगे। यानी केस 1 केस 2 करके बनेगा। तो अगर केस 1 की बात करें, केस 1 में अल्फा हमारा कहाँ है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में, 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। तब हमारा क्या सॉल्यूशन होने वाला है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सीधा देखो यार, इस बार ऑलरेडी अल्फा का इस्तेमाल हो चुका है तो यहाँ tan अल्फा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो अभी तक अल्फा यूज हो रहा था वहां पे कोई और सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, चलो बीटा इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम tan बीटा निकालते हैं, यहाँ बीटा पर क्लियर है क्या कहना चाह रहे हैं हम। जो tan अल्फा निकालते थे b बाई ए ना, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा लिखा हुआ है इसलिए वहां पे हम बीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ b कितना है, i के साथ लगा हुआ tan अल्फा, और a कितना है 1, मॉड में है tan अल्फा। 0 से पाई बाई 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सारा आंसर प्लस होगा।
यानी tan अल्फा प्लस होगा। ठीक है, तो यहां देखना tan बीटा बराबर tan अल्फा आ गया। अभी गौर से देखना ये पॉजिटिव है, वन तो पॉजिटिव है, और चूंकि tan अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये भी पॉजिटिव है, दोनों प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट z लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब z हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां से आर्गुमेंट ऑफ जो z होगा हमारा वो बिल्कुल अल्फा के इक्वल होगा, या अल्फा का काम बीटा कर रहा है, तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा? देखो बीटा tan बीटा बाबा tan अल्फा है, तो tan tan उड़ा दो, बीटा का सामने अल्फा है, या बीटा बाबा अल्फा है तो यहाँ अल्फा लिख दो आप। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो गया? अल्फा हो गया। पोलर फॉर्म की बात कर ले हम लोग, z बराबर आर, आर बोलते हैं मॉड z को। क्या मॉड z निकला है? अभी मॉड z नहीं निकला है, मॉड z निकालेंगे, उसको पुट करेंगे, फिर यहाँ से cos थीटा, चलो मॉड z निकालते हैं। मॉड z सिर्फ एक ही पार्ट निकालेंगे आज, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, और ज्यादा देर खींचेंगे तो आपका दिमाग के ऊपर से पार्ट अभी भी कर रहा होगा, आगे बढ़ेंगे तो एकदम दिमाग फट जाएगा। √1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, आपको 10 का फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर अल्फा होता है, रूट से निकलेगा तो सेक अल्फा। याद रखना मॉड में इसका आंसर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अब रीजन क्या है? मॉड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। सुनो मेरी बात को, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो यहां से इसका आंसर सीधे सेक अल्फा होगा। क्लियर? तो मॉड z निकल गया सेक अल्फा, यानी r का वैल्यू सेक अल्फा। अब बात कर लेते हैं पोलर फॉर्म यहाँ पे। z बराबर आर, आर बोले तो सेक अल्फा, कॉस थीटा, थीटा बोले तो यहाँ पे थीटा इक्वल है अल्फा के, प्लस आई साइन अल्फा। लेकिन ये आंसर कब है? जब अल्फा हमारा 0 और π/2 के बीच में है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। सिमिलरली जब हम इस घर में आएंगे तो कुछ ज्यादा मजा आएगा। इस घर में तो थोड़ा मजा कम आया है क्योंकि बिल्कुल बेसिक था, या थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, वो मजा हम लोग आज नहीं करेंगे, कल लेंगे मजा इसका। ठीक है ना? चलिए जल्दी से मैसेज कीजिए। भाग गए साहब? निशान तुम कहे ज्वाइन है दोस्त, तुम तो वो तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा ना, तुम तो कल से क्लास आओगे, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे हम। सौम्या है, आमरीन है, नाजनीन है, अजैन है, नैन्सी है, स्प्रिया है। भागा कौन? कौन कौन था पहले? पूरा क्लियर नहीं हुआ सर? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दोबारा समझ में आएगा। बाकी लोग मैसेज करें जल्दी से। कम से कम 30% तो क्लियर हुआ ना, बहुत है उतना। तो फिर जो हम लोग कल इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट मारेंगे ना, सेकंड पार्ट तो बताना ही है हमको, तो फिर पूरा 100% हो जाएगा। अभी इस तरह का 2 सवाल और है, ये तो सवाल एक बार में क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमारा ट्रिगो जो है ना, इसमें 90% काम तो ट्रिगो का हुआ है, जो मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, उसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। सिर्फ सौम्या का मैसेज आया, बाकी लोगों का मैसेज कौन करेगा? भूत करेगा मैसेज। आप लोग के मैसेज से क्लियर होता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अजैन तुमको सब समझ में आ जाता है? अच्छा तुम पहले से पढ़ा हुआ है क्या? तुम शम्स का भाई है ना? सर 2 केस क्यों हुआ? अब वो अल्फा के वजह से। अल्फा के वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो अल्फा कुछ भी हो सकता है। तो अल्फा यहाँ पे सिर्फ 0 से पाई में ही नहीं होगा, अल्फा पाई के बाहर भी हो सकता है और 0 के पीछे भी हो सकता है। तो हम ये पता कर लिए कि क्या इसका आंसर हर बार सेम आएगा क्या? तो पता चला कि हाँ हर बार सेम आएगा, तो हम एक जगह का आंसर निकाल लिए, एक घर का आंसर निकाल लिए। अब उस घर का आंसर हर घर में मिलेगा, तो अब उस घर में जब गए तो उस घर में भी 2 पार्ट था, 0 से पाई। आप गौर से देखो, 0 से पाई जो होता है वो 0 से 90, 90 से 180 होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होता है और सेकंड क्वाड्रेंट भी होता है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan प्लस है, लेकिन सेकंड में tan माइनस है,
इसलिए आपको यहाँ केस बांटना पड़ा। अगर सेकंड में tan प्लस होता ना तो हम केस नहीं बांटते कि दोनों जगह tan का सेम आंसर आता है। यहाँ दोनों जगह tan का सेम आंसर नहीं आएगा ना। सर थोड़ा समझ में आया है? ठीक है, थोड़ा आया बहुत है, दो इतना आया तो बहुत अच्छा है। रिकॉर्डेड वीडियो तो अभी चला ही जाएगा कुछ देर के बाद, आधे घंटे में रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाता है अपने आप लास्ट का 10 मिनट दोबारा देख लीजिएगा तो थोड़ा और बढ़ जाएगा समझ में। और कल जब लोग मिलेंगे तो कल और बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं कल। आपको लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ के बाकी सब बनाना है, जो हम बनाए उसको दोबारा बनाना है। तो कल हम लोग पूरा क्लास इसी पे रखेंगे। उम्मीद है कि परसों चालू होगा ट्रिगो आपका, और क्लास कंटिन्यू करना है, भागना नहीं है। अगर डर गए तो समझो मर गए, क्या सीखोगे? डरना ही नहीं है।